हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहना चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं, भाग 5 ही चल रहा है हमारा। हमने भाग 5 में अध्याय 1 पढ़कर कंप्लीट कर लिया। अध्याय 1 में था कार्यपालिका, अध्याय 2 पढ़ लिया, उसमें संसद के बारे में प्रावधान था। अध्याय 3 भी हमने पढ़ लिया। अध्याय 4 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्लियर? तो हमने 3 अध्याय अब तक पढ़ लिए हैं भाग 5 के अंतर्गत। आज हम अध्याय 4 के बारे में बात करने वाले हैं। अध्याय 4 क्या है? संघ की न्यायपालिका। संघ अर्थात केंद्र, केंद्र जहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, उच्चतम न्यायालय अर्थात। तो संघ की न्यायपालिका के बारे में आज हम आर्टिकल 1 to 4, पहला आर्टिकल है इसका, और अध्याय कौन सा? ये 4th अध्याय। अध्याय 4th में हम संघ की न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं। और अध्याय 4 में कितने से कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 1 to 4 अर्थात 124 से 147 तक, 147 तक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अध्याय 4 में, भाग 5 के अध्याय 4 में, अध्याय 4 में कितने से कितने आर्टिकल हैं, तो 124 से 147 तक टोटल आर्टिकल अध्याय 4 के तहत आते हैं। और अध्याय 4 में क्या है? संघ की न्यायपालिका के बारे में प्रावधान है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अनुच्छेद के बारे में। अध्याय 4 का सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है? 1 to 4 अर्थात 124। और 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। तो आप इसको उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही कोर्ट के हैं। हमारे यहाँ पर पिरामिड आकार की इस तरीके की न्यायपालिका सिस्टम है, इस तरीके का। सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अर्थात जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय वर्ड यहाँ पे प्रयोग किया गया है, अर्थात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उच्चतम न्यायालय वर्ड प्रयोग किया गया है, या हम इसको सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय जो राज्यों में होते हैं। आप देखते हैं, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, हाँ, ऐसा भी प्रावधान है कि किसी 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, परंतु सबके अब उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के बाद आते हैं राज्यों में उच्च न्यायालय, ये उच्चतम है। उसके बाद आएगा उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के बाद आएंगे अधीनस्थ न्यायालय जो इनके अंडर आते हैं, उच्च न्यायालयों के अंतर्गत। तो इस तरीके का हमारे यहाँ पर प्रावधान है। बाकी जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे और न्यायपालिका के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तब क्लियर तौर पर बात करेंगे। तो ये हमने बात देख ली कि सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद अर्थात उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर उसके अंतर्गत उसके अधीन जो आते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। चलिए, हम बात करने वाले 124 में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 24 इससे संबंधित है। अब इसके अंदर क्या है? भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। क्या? भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, कौन? जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती, संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती, तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। तो क्या कहा है कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 7 अन्य न्यायाधीश थे जब इसकी स्थापना हुई थी, परंतु वर्तमान समय में संसद ने विधि बनाई और समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई। क्लियर है? समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई। अब आपके पास एक आपके लिए होमवर्क है। आप देखिए, वर्तमान समय में 2020 चल रहा है, दिसंबर का महीना है। इस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? अगर आप नहीं बता पाते, आपको नहीं मिलता इसका जवाब, आप ये होमवर्क नहीं कर पाते, तो इसी कि नेक्स्ट लेक्चर में, अर्थात उच्चतम न्यायालय से संबंधित नेक्स्ट लेक्चर में जो हम वेतन भत्ते आदि के बारे में, क्योंकि देखिए 124 से 147 तक हैं इसमें, तो हम इसी के नेक्स्ट लेक्चर में ये बात आपको बता देंगे, क्लियर कर देंगे कि वर्तमान समय में कितने
न्यायाधीशों की संख्या है मुख्य न्यायाधीश सहित। परंतु आप इस लेक्चर को देखने के बाद आपका ये होमवर्क है, आप ये देखिए कि अभी वर्तमान में दिसंबर 2020 में वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि हाँ, समय समय पर यहाँ पर ये कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, बिल्कुल है, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती, यानी कि संसद को पावर है वो संख्या बढ़ा सकती है, संसद बढ़ाती है, अपॉइंट करते हैं बेसिकली राष्ट्रपति जी, परंतु संख्या कौन बढ़ाता है, संख्या संसद विधि द्वारा बढ़ाती है और संख्या बढ़ाई भी गई है, समय समय पर काफ़ी बार संख्या बढ़ाई गई है न्यायाधीशों की। क्लियर, तो ये बात की गई है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई तब ये अस्तित्व में आया जब 7 + 1 मुख्य न्यायाधीश थे। अब वर्तमान समय में क्या है, ये आपका होमवर्क है। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 124 के फर्स्ट में। सेकंड क्या कहता है, उच्चतम न्यायालयों के और राज्य के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, क्या, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे। उच्चतम अर्थात यही उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, याद रखिएगा इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि परामर्श किसके परामर्श से अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों अर्थात हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति जिनसे भी आवश्यक समझे परामर्श कर सकते हैं, किनसे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से, साथ ही साथ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों थे, अर्थात उच्चतम और उच्च दोनों न्यायालय के न्यायाधीशों से। और वो कौन होंगे, किनसे परामर्श करेंगे, राष्ट्रपति जी, वो जो भी उचित समझे, जिनसे भी परामर्श लेना चाहे ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इन प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर अर्थात साइन और मुद्रा सहित अधिपत्र, एक अधिपत्र जारी करेंगे अपने साइन सहित अर्थात हस्ताक्षर सहित, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 124 के खंड 2 में किया गया है। क्या कहा गया है कि न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे, परामर्श किसका होगा उसमें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और साथ ही साथ उच्च न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने से छोटे न्यायालय के न्यायाधीशों से क्यों पूछेंगे, परंतु इसमें कहा गया है उच्चतम और उच्च अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दोनों न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की अर्थात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के, तो क्योंकि हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं तो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। तो उसकी पद धारण करने की आयु क्या है, यानी कि उसका रिटायरमेंट कब होगा, 65 वर्ष की आयु। आपसे पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कितनी है, कब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो 65 वर्ष, 65 ईयर्स, जब वो 65 वर्ष के हो जाएंगे उसके बाद वो अपने पद से रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो 65 वर्ष है। हमने 3 बातें देखी कि एक उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है, फर्स्ट में लिखा है एक उच्चतम न्यायालय होगा जो संसद विधि द्वारा समय पर जो संख्या निर्धारित करेगी उनसे और एक मुख्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। दूसरी बात हमने क्या देखी कि न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी, परंतु राष्ट्रपति जी परामर्श लेंगे उसमें किसका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का, साथ ही साथ उच्च न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से नियुक्त करेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तीसरी बात हमने 2 में क्या जानी कि वह 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक उसकी 65 वर्ष की आयु वो पूरी करता है जब तक अपने इस पद पर बना रह सकता है। अब और क्या बात है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा।
क्लियर। क्या बात कही गई है कि परंतु जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, मुख्य न्यायमूर्ति अपॉइंट कर दिए, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से बात परामर्श ले लिया राष्ट्रपति जी ने और मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिए उच्चतम न्यायालय के। अब जो बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे, मैंने आपसे क्या कहा कि एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं, वो संख्या संसद के द्वारा समय समय पर बढ़ाई गई है, अभी वर्तमान क्या है वो आपको बताना है। तो जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति जी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से के सलाह से करेंगे। वो सलाह लेंगे कि अन्य न्यायाधीश कौन होने चाहिए, क्योंकि भाई देखिए वो काम करेंगे, उनके साथ काम करना है उनको, तो बिल्कुल उनकी से पूछा जाएगा मुख्य न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय की कि भाई और कौन न्यायाधीश होने चाहिए। ये बात यहाँ की गई है कि परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। क्लियर। परंतु यह और है कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर साइन करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। यानी कि न्यायाधीश अगर चाहे तो राष्ट्रपति जी को अपना हस्ताक्षर करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद छोड़ सकता है, बिल्कुल छोड़ सकता है। भाई उसको ऐसा लगता है कि मैं नहीं संभाल सकता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो वो बिल्कुल अपने पद त्याग कर सकता है। पद त्याग के लिए राष्ट्रपति जी को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा वो पत्र दे देगा, भाई राष्ट्रपति जी को देगा। तो क्लियर रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अगर पद त्याग न करना हो तो वो किसको देगा अपना रेजिग्नेशन, आप जो भी कहें, तो किसको देगा वो पत्र, तो राष्ट्रपति जी को देगा। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में क्या बातें की गई हैं, ये अभी हम खंड 4 भी देखेंगे। तो सिर्फ आप यहाँ पढ़िए कि क्या लिखा है कि किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद को हटाया जा सकेगा। तो खंड 4 में न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की रीति दी गई है, वो भी हम देखेंगे। ये रहा, भी खंड 4 भी पढ़ेंगे, परंतु सिर्फ इतना देखिए कि यहाँ पर इतना ही लिखा गया है कि किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर 2 बात है, या तो वो खुद अपना त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति जी को, या फिर जो खंड 4 में विधि है उसके द्वारा ही इनको अर्थात न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर। तो ये बात थी कुल मिलाकर। और क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु अर्थात एज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। तो दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि संसद घटाना बढ़ाना चाहे, आयु को कुछ और प्रावधान करना चाहे तो संसद ही कर सकती है। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो विधि निर्माण, आपको पता है संसद ही विधि निर्माण करती है। कार्य अलग अलग है, न्यायपालिका के अलग है, कार्यपालिका के अलग है, न्यायपालिका के अलग है, परंतु अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है या फिर उनकी आयु में कोई परिवर्तन करना है तो कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। यही बात यहाँ की गई है, संसद विधि के द्वारा परिवर्तन कर सकती है। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अहिर्त अर्थात योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो। क्या कहा गया कि कोई व्यक्ति जब ही उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है अर्थात योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो। तो यहाँ हम बात क्या करने वाले हैं, खंड 3 में क्या बात करने वाले हैं हम खंड 3 में बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो खंड 3 में बात करने वाले हैं हम। पहला, वह भारत का नागरिक हो अर्थात सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए उसको। दूसरी बात, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में, किसी एक उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 न्यायालय में, हो सकता है भाई कुछ समय किसी एक न्यायालय में न्यायाधीश रहो और बाकी कुछ समय
किसी दूसरे न्यायालय में। तो किसी एक उच्च न्यायालय में या ऐसे दो अधिक न्यायालयों का लगातार गैप नहीं होना चाहिए। क्या बात की गई है, लगातार वर्ड भी जोड़ा गया है। देखिए याद रखिए, क्योंकि सिर्फ हो सकता है एग्जामिनर बहुत घुमाते हैं चीज़ों को, वो देखते हैं कि बच्चे ने कितने ध्यान से चीज़ों को पढ़ा है। क्या कहा है, लगातार। हो सकता है वो दे दे सिर्फ इतना कि किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। आपने ये चीज़ तो पढ़ रही। और दूसरी में ये पहले ये दे दे और उसके बाद दे दे दूसरा, दे दे आपको दूसरा ऑप्शन क्या दे दे, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। अब आपने पहले वाला, ज़्यादातर ऐसे ऑप्शन पहले ही देते हैं। अब आपने कहा हाँ ये वाला ठीक है, बस लगातार वर्ड पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, यही चीज़ है, आपने पहला ही टिक कर दिया, आपने नीचे पढ़ा ही नहीं कि हाँ भाई पहला ही क्वेश्चन, पहला ही है, सही है ये। परंतु यहाँ लगातार लिखा है, देखिए लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरी योग्यता ये रही है। तीसरी योग्यता क्या है, किसी उच्च न्यायालय का अर्थात हाई कोर्ट का, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता अर्थात लॉयर अर्थात वकील रहा हो। तो तीसरी योग्यता ये रही है। या तो वो क्या बात की गई है, पहली बात तो ये की गई है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात की गई है कि वह किसी उच्च न्यायालय का अर्थात हाई कोर्ट का किसी एक का या किसी दो का हो सकता है भी कुछ समय किसी में किया हो और कुछ समय किसी दूसरे न्यायालय में उसको अपॉइंट कर दिया गया हो, परंतु लगातार 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में या किसी एक न्यायालय में या दो अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। क्या कहा गया है, कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। तीसरी बात क्या की गई है कि उच्च न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता अर्थात वकील रहा हो। तो तीसरी योग्यता ये है। पहली योग्यता सबके लिए कंपलसरी है कि भाई बिल्कुल नागरिक होना चाहिए, जब नागरिक होगा तभी आगे की राह होगी। या और बाकी अपॉइंट के लिए अगर आप न्यायाधीश रहे हैं तब भी बन सकते हैं 5 साल तक लगातार, या आप 10 साल लगातार अधिवक्ता अर्थात लॉयर रहे हैं, वकील रहे तो भी बन सकते हैं। और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति जी को ऐसा लगे, अगर ये दोनों क्वालिटी भी नहीं है और उसके बाद भी राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है, यानी कि वो लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश भी नहीं रहा और साथ ही साथ 10 वर्षों तक लगातार लॉयर भी नहीं, तो फिर भी ऐसा लगता है कि ये पारंगत विधिवेत्ता है, तो भी तो ये 3 क्वालिटी हैं, तीनों के बिहाफ पर, तीनों के बेस पर, तीनों में से अगर कोई एक भी मिलती है तो बिल्कुल न्यायाधीश बनाया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश। क्लियर। तो इसका ज़्यादातर ये वाला नहीं यूज़ किया गया है। हाँ, सबसे ज़्यादा ये प्रयोग किया गया है, उससे कम ये, और इसका तो अभी तक कोई खास महत्व इतना नहीं है, परंतु हाँ कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति जी चाहें और उनकी नज़र में कोई पारंगत विधिवेत्ता हो तो बिल्कुल लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए कानून की। तो कुछ ये थे कि ये जो हमने बात की क्या थी, योग्यता की। अगर आपको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो ये योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के बारे में 124 के खंड 3 में बात की गई है। चलिए, स्पष्टीकरण क्या है, इसका कुछ स्पष्टीकरण भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। इस खंड में उच्च न्यायालय के वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत हैं जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के, भारत के नहीं, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में अपने अधिकार का प्रयोग करता हो। तो भारत के अंदर के उच्च न्यायालय या इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी भी समय प्रयोग करता था, या क्योंकि आपको पता है कि ये जो न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान है, समय है, वो आज़ादी के पहले से ही चला आ रहा है। तो कुछ न्यायालय ऐसे भी हैं और ये न्यायालय भी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये भी इस्टेब्लिश जो किया गया था, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भी आज़ादी से पहले ही हुई थी। तो ये कहा गया है यहाँ पर, ये स्पष्टीकरण किया गया है कि आज़ादी जो पहली बात तो ये कह दिया गया है कि भारत के अधिकार क्षेत्र में हो, और दूसरे या वो आज़ादी के बाद हो या आज़ादी से पहले हो। जैसे आप यूपी का हाई कोर्ट देख सकते हैं, वो भी आज़ादी के पहले इस्टेब्लिश कर दिया गया था।
तो ये सारी चीज़ें, ये स्पष्टीकरण पहला कहा गया है। एक दूसरा स्पष्टीकरण इसमें क्या कहा गया है कि इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना अर्थात काउंटिंग, इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसा न्यायिक पद धारण किया हो जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है। तो अगर आप इसमें वो अवधि भी काउंट की जाएगी, पर जिसमें आपने किसी जिले में भी आप देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय, उसमें भी न्यायाधीश का पद होता है, तो वो अवधि भी काउंट की जाएगी कि वहाँ पर आपने जिला न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। परंतु उससे नीचे अगर कोई काम किया है, उस पद से नीचे, तब नहीं। परंतु अगर जिला न्यायाधीश के पद में से है तो वो काउंट कर ली जाएगी, उससे नीचे है तो नहीं की जाएगी। क्लियर? तो ये स्पष्टीकरण था। अब बात कहते हैं कि खंड 4 क्या बात करता है। खंड 4 बात करता है कि किस तरीके से न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के बारे में बात करता है 124 अनुच्छेद 124 का खंड 4। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार, क्या है पहला, कदाचार, यानी कि कुछ कदाचार, गलती, कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ ऐसा कार्य किया हो जो उसके पद की गरिमा के खिलाफ हो। तो कदाचार या असमर्थता, असमर्थ है वो नहीं निभा सकता। तो कदाचार या असमर्थता के आधार पर, तो दो आधार है, कदाचार और असमर्थता के आधार पर कि वो असमर्थ है, अब नहीं कर सकता, तो कदाचार और असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, प्रत्येक सदन, 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, यानी कि लोकसभा है तो उसका बहुमत, राज्यसभा है तो उसका बहुमत, राज्यसभा की सदस्य संख्या जितनी है उसके हिसाब से उसका बहुमत, और लोकसभा की सदस्य संख्या उसका बहुमत। क्या कहा गया है कि प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले, क्या, जो उपस्थित है और जो मत देने वाले हैं, क्योंकि सभी उपस्थित लोगों में से ज़रूरी नहीं कि सभी मत देने वाले भी हों। जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तब हमने ऐसे सदस्यों के बारे में बात की थी जो उपस्थित तो हो सकते हैं परंतु मत नहीं दे सकते। तो यहाँ क्या कहा गया है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, 2/3 मेजोरिटी, 2/3, ये विशेष बहुमत होता है, 2/3, पता है ना आपको। तो कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर, वही सत्र जिसमें उसी सत्र में रखा जाएगा राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति जी उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति जी ने आदेश नहीं दे दिया है। तो कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि अगर आपको हटाना है तो दोनों सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पहले समर्थन प्राप्त होना चाहिए कि हाँ भाई हम समर्थन में है कि ऐसा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुमत द्वारा दोनों सदनों के, लोकसभा के भी सदन के बहुमत द्वारा और राज्यसभा के सदन के भी बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए कि हाँ हम समर्थन में हैं कि न्यायाधीश को उसके पद से हटाने वाला प्रस्ताव लाएं। साथ ही साथ फिर समर्थन हो गया, उसके बाद मत होंगे। तो मत कैसे होंगे? मत होंगे उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, 2/3 विशेष बहुमत से। जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा। तो ये सारी बात थी कि किस तरीके से आप हटा सकते हैं। अब बात यहाँ आते हैं कि आपने देखा इसमें कहीं भी ये शब्द यूज़ किया गया है कि महाभियोग नहीं किया गया ना। जब हमने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा वहाँ पर हमने देखा था महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया था। परंतु आपने देखा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में कहीं भी महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, सब कहते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग ही किया जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। बिल्कुल नहीं, प्रक्रिया सेम हो सकती है परंतु महाभियोग
प्रक्रिया मिलती जुलती हो सकती है राष्ट्रपति जी को हटाने की और इनको हटाने की, परंतु महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने के लिए किया गया है। उच्चतम न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए नहीं किया गया है, याद रखिएगा आप क्लियर। 5 क्या कहता है, 124 का खंड 5 क्या बात करता है, संसद खंड 4 के अधीन, खंड 4 अभी हमने पढ़ा है, पद से हटाया जाना मुख्य न्यायाधीशों को। तो खंड क्या कहता है, खंड 5 क्या बात करता है कि संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। तो देख सकेगी, कौन विनियमन कर सकेगी, संसद कर सकेगी, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय, क्योंकि आप ऑल ओवर सिर्फ ये बात कही कि अगर कोई विधि बनानी होगी परिवर्तन के लिए, न्यायाधीशों की संख्या में, हटाने की जो प्रक्रिया उससे संबंधित कोई विधि बनानी है, उसको विनियमन करना है, साथ ही साथ आयु में कुछ परिवर्तन, तो सारा काम ऑल ओवर कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना होगा तो कौन करता है, संसद ही करती है, बिल्कुल करती है ना। तो यही चीज़ है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। कुछ साधारण तरीके से भी हो जाता है, किसी में विशेष बहुमत की भी ज़रूरत होती है, और किसी में विशेष बहुमत के साथ साथ, सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है। और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई कार्य करना है तो बिल्कुल राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है, और ये डिस्कशन भी आज हम इसमें करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं 6 खंड 6 क्या बात करता है 124 का। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में, कहाँ, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान अर्थात प्रोमिस करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो 124 का खंड 6 शपथ के बारे में प्रावधान करता है। यहाँ ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश, यानी कि कोई भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, वो अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति जी के समक्ष शपथ लेंगे। राष्ट्रपति जी अगर नहीं हैं तो राष्ट्रपति जी चाहें, यानी कि राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त वो नियुक्त कर दें कि हाँ ठीक है इसके सामने ले लीजिए, तो नियुक्त कौन करेंगे, राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति। तो पूछा भी जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, क्लियर। या वो जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा उस काम के लिए उनके समक्ष शपथ लेंगे। अब शपथ के बारे में बात तो 124 के खंड 6 में की गई है, परंतु वो शपथ होगी क्या, उसका प्रारूप हमने देखा। प्रारूप किसे कहते हैं, जब हमने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा, तो उनकी जो शपथ का प्रारूप था वो उन्हीं के आर्टिकल में दिया हुआ था, मैंने बताया भी था, परंतु इनकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो शपथ के बारे में बात करता है कि शपथ ली जाएगी, शपथ के बारे में बात करता है 124 का खंड 6, परंतु शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। देखिए बात लिखी गई है कि तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर अर्थात साइन करेगा। कोई व्यक्ति, अब खंड 7 क्या कहता है, कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। क्यों करेगा वो, और कोई कार्य, अपने ही कोर्ट के ही चीज़ें यहाँ क्लियर कर दिया गया है। वैसे भी इतना टाइम कहाँ है, इतना बर्डन है, चीज़ें हैं, बड़े स्तर पर कोर्ट में बर्डन है, आप सब जानते हैं ये सब चीज़ें, कितना लंबा टाइम लग जाता है न्यायिक प्रक्रिया होने में। परंतु यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं कि क्या कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस पद को धारण करता है, अर्थात कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी अन्य न्यायालय, किसी न्यायालय में, जो भी न्यायालय हैं, या किसी प्राधिकारी या जो भी प्राधिकारी है जो भी संबंधित, उसके समक्ष अर्थात उसके सामने अभिवचन यानी कि
अभिवचन क्या बोलना कि चीज़ें नहीं रखेगा, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा तो वो कार्य नहीं कर सकता, बैन है चीज़ों को। क्लियर है? वो किसी और अन्य न्यायालय में जाकर वो सोचे कि मैं खाली बैठा हूँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, इसके सामने अभिवचन, इसके सामने अपना, क्योंकि यहाँ बोल लूँ, इस तरीके से बोल लूँ, नहीं बोल सकते वो। ठीक है कि ठीक है, अपने से नीचे वाले न्यायालयों को जाकर चला वहाँ पे देख आते हैं, वहाँ पर अभिवचन करे आते हैं, वहाँ पर कुछ फैसले दे देते हैं, वहाँ पर जाके कार्य देख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते वो। ये बात क्लियर लिखी गई है 124 के खंड 7 में। अब ये 7 अर्थात खंड 7 तो ये ऑल ओवर हमने जो बात देखी, ये सारी बात हमने देख ली कि हमारे संविधान में 124 अनुच्छेद में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। अब हम इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं। आप देखते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले जो गठन किया गया था, जब उच्च यानी सर्वोच्च न्यायालय आप कह सकते हैं, सर्वोच्च या सुप्रीम वर्ड जब सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्लियर? उसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं संसदीय सिस्टम में अर्थात पार्लियामेंट सिस्टम में। साथ ही साथ जो हम पॉलिटी, जिसे आप पॉलिटी कहते हैं, उसमें हमने बात की है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। वो पॉलिटी भी अब शुरू होने वाली है, 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी, तो उसमें बाकी आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख सकते हैं। परंतु यहाँ जितना आवश्यक है उतना बता देते हैं कि सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1774 में उसके माध्यम से पहले सर्वोच्च उच्च सुप्रीम कह सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। उसके अधीन ही बिहार और उड़ीसा के भी राज्य क्षेत्र आते थे, यानी कि वो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था वो बंगाल और अर्थात उड़ीसा और बिहार के भी मामले सुन सकता था। अगर उसको और किसी के मामले सुनने, अगर कोई और भी चाहता है कि ये कोर्ट मेरा मामला सुने, तो वो उन दोनों पक्षों के द्वारा समर्थित, साथ ही कलकत्ता जो कोर्ट है वो भी उस पर कहना, उसकी भी राय होनी चाहिए कि हाँ मैं बिल्कुल ये चीज़ कर सकता हूँ, तो वो और भी राज्य क्षेत्र के सुन सकता था। परंतु वो उन दोनों पक्षों के द्वारा समर्थित होना चाहिए जिनको ये वहाँ पर सुनवाई करवानी है। साथ ही साथ कलकत्ता हाई कोर्ट की भी इसमें अनुमति होनी चाहिए। तो ये बात थी, मुख्य न्यायाधीश थे पहले एलिजा इम्पे। अब हम बात करते हैं ये जो हम वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय देखते हैं, इसका ऑल ओवर बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। याद रखिएगा, हमने अपने संविधान में चीज़ें ली ज़रूर है, परंतु उसे अपने हिसाब से अपने लिए ढालकर जो चीज़ सही है वो ली है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ सही है, आपसे हमेशा कहा जाता है कि जो चीज़ सही है किसी की अच्छाई अपनाइए और बुराई छोड़ दीजिए। आप चाय को छान के पीते हैं, चाय पत्ती समेत क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो चाय पत्ती नहीं पी जाती, चाय पी जाती, तो छान के लेते हैं ना। इसी तरीके से जीवन में भी हम सब यही कहते हैं कि किसी की अच्छाई को ग्रहण कीजिए और बुराई को मत कीजिए, क्योंकि सभी में, हम में भी, आप में भी, हम सब में अच्छाई बुराई दोनों होती हैं। तो आप अच्छाई ग्रहण कीजिए। इसी तरीके से हमारे संविधान में चीज़ें ली गई हैं, बिल्कुल ली गई हैं, परंतु उसको हमने, जो चीज़ अच्छी थी हमारे देश के हिसाब से, नागरिकों के हिसाब से, हमारे देश के हिसाब से, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने वो चीज़ अपनाई है। और ऐसा नहीं है कि हमने एज इट इज़ वो चीज़ें अपना ली है, उसको अपने हिसाब से ढाला है। आपको कोई कपड़ा पहनना है, आपको किसी का कपड़ा, आपको अपनी सिस्टर का, अपने ब्रदर का कपड़ा अच्छा लग रहा है, परंतु आपको उसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मुझे पहनना है, बहुत अच्छा है, परंतु क्या होगा जब आप उसको पहनेंगे? तो क्या ऐसे ही पहन लेंगे? पता चला आप बिल्कुल पतले से हैं, आपका भाई मोटा है, सिस्टर मोटी है, क्या हेल्दी अर्थात, तब क्या करेंगे? फिटिंग करवाएंगे, अपने हिसाब से ढालेंगे, फिर उस कपड़े को पहनेंगे। तो यही चीज़ है, उदाहरण के लिए समझाया है, माइंड मत कीजिएगा कि बस आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे संविधान में चीज़ें ली गई हैं, परंतु अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछे कि हमारा क्या, पूछा भी जाता है कि क्या हमारा संविधान उधार का थैला है,
बोला भी जाता है इसको उधार का, नहीं, बिल्कुल हमने संविधान में ली है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो चीज़ें ली है वो एज इट इज़ अपना ली हैं या फिर सीधा उठा के किसी देश के चीज़ें अपने में रख ली, ऐसे उठा के उस पर कोई वर्क नहीं किया। नहीं, बहुत मेहनत करी। जो चीज़ किसी भी संविधान की अच्छी थी और हमारे देश में वो के हिसाब से हमारे देश के नागरिकों के देश के अनुरूप थी, वो चीज़ हमने ग्रहण करी है और साथ ही साथ उसको अपने अनुरूप ढाल कर ग्रहण किया है, याद रखिएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में हम वर्तमान समय का जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में देखते हैं, 1935 के माध्यम से स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये एक संघीय न्यायालय था, फेडरल कोर्ट था, ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया था। फेडरल कोर्ट था, फेडरल संघीय अर्थात क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट हम इसे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सुप्रीम कोई चीज़ होती है तो आप उसके खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते, परंतु इस संघीय न्यायालय की फेडरल कोर्ट के खिलाफ आप प्रिवी काउंसिल में, जो लंदन में प्रिवी काउंसिल थी, इसके बारे में हमने बात भी करी है पॉलिटी की सीरीज में भी, पार्लियामेंट की भी सीरीज में भी। तो जो संघीय न्यायालय था इसके खिलाफ हम अपील लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में कर सकते थे, इसीलिए हम इसको सुप्रीम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये सुप्रीम होता तो इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते थे, यानी कि इससे ऊपर कुछ नहीं होता, परंतु यहाँ तो था, इससे ऊपर प्रिवी काउंसिल थी। ठीक है, तो इसके फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वेयर। मॉरिस ग्वेयर इसके फर्स्ट न्यायाधीश थे। अब देखते हैं कि ये जो वर्तमान देखते हैं, वर्तमान स्वरूप देखते हैं हम, ये हमारा जनवरी 1950 में, कब? जनवरी 1950 में, याद रखिएगा, जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। अब आपको बताना है कि जनवरी 1950 में अस्तित्व में कब आया? 20 जनवरी को आया, 25 जनवरी को आया, 28 जनवरी को आया, कब आया ये अस्तित्व में? 2 क्वेश्चन है, आपको कल क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया, जो वर्तमान स्वरूप है, क्लियर। इसके उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, आपसे पूछा जा सकता है कि आज़ादी से पहले के लास्ट न्यायाधीश कौन थे? तो हरीलाल, हीरालाल, नाम जो भी हो, अगर आपको वहाँ पे हरीलाल नाम दिया है और आप हरीलाल नाम दिया है एक और बाकी 3 अन्य नाम है, तो आप हरीलाल जे कानिया लगाएंगे या हीरालाल जे कानिया, ये 3 नाम प्रचलित हैं। कहीं कहीं पर इनका नाम हरीलाल जे कानिया बोला जाता है, कहीं कहीं बुक्स में हीरालाल जी कानिया है और कहीं कहीं HJ कानिया है शॉर्ट में नाम। तो ये 3 नाम प्रचलन में है एक ही व्यक्ति है। हो सकता है क्योंकि अगर मैंने आपको HJ कानिया बता दिया, फुल फॉर्म नहीं है, वहाँ पर पूछ लिया हीरालाल कानिया या हरीलाल कानिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो या इसलिए मैंने बता दिया HJ कानिया लिखा है, बिल्कुल सही है। और हो सकता है वहाँ पर आपने हीरालाल पढ़ा हो और वहाँ पर आ जाए हरीलाल और 3 अन्य नाम, तो आप सोचे वो तो हीरालाल था, हरीलाल तो था ही नहीं। तो याद रखिएगा 3 नाम प्रचलन में हैं, इनके आएगा तीनों में से कोई एक ही, याद रखिएगा। तो हरीलाल जे कानिया, हीरालाल जी कानिया या HJ कानिया, तो इनमें से जो भी नाम आ जाए। तो ये आज़ादी से पहले का जो फेडरल कोर्ट था उसके लास्ट न्यायाधीश थे, नंबर वाइज 4 थे, परंतु लास्ट न्यायाधीश थे आज़ादी से पहले। अब पूछा जाए कि आज़ादी के बाद प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? हमारे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो भी यही थे, HJ कानिया। क्लियर? आपसे पूछा भी जा सकता है हमारे जो प्रथम प्रेसिडेंट थे, कौन थे प्रथम प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको शपथ इन्हीं के द्वारा दिलाई गई थी। अब ये प्रथम न्यायाधीश है और आपको पता है राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो इन्हीं के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। क्लियर? तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट को लेकर। आप जानते हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कॉलेजियम के हिसाब से की जाती है। वर्तमान समय में एक कॉलेजियम प्रणाली है, नियुक्ति मंडल आप जिसे कह सकते हैं, जो सजेस्ट करता है कि ये व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनना चाहिए। तो कॉलेजियम सिस्टम है, वो कहाँ से आया अस्तित्व में? और उसके अस्तित्व में आने से
पहले किस तरीके से न्यायाधीशों को अपॉइंट किया जाता था, क्योंकि आप देखते हैं पूरे में कहीं भी कॉलेजियम वर्ड का जिक्र किया गया है, नहीं किया गया ना, कहीं भी कॉलेजियम शब्द है, परंतु जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो कॉलेजियम के हिसाब से की जाती है। कॉलेजियम शब्द क्या कब निकल कर आया, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, वो बात हम करते हैं। तो न्यायाधीशों से संबंधित कुछ कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ जजमेंट रहे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, क्योंकि 1993 तक 1993 तक जो नियुक्ति की जाती थी मुख्य न्यायाधीशों की, वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही की जाती थी। तो मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति की जाती थी 1993 तक, 1993 तक। बात ये उभरी कि अब इस तरीके से तो क्या होगा कि दबाव रहेगा, न्यायाधीश भारत के मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्ति हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव तो रहेगा ही। शक्तियों का पृथक्करण कहाँ से हो जाएगा फिर, क्योंकि उनको पता है कि हमें नियुक्त तो इनको ही करना है, तो वो कहीं ना कहीं उनके दबाव में रहेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। इससे न्याय प्रक्रिया पर भी फर्क पड़ेगा, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर भी फर्क पड़ेगा। तो 1993 तक इसी प्रक्रिया तक नियुक्ति की जाती थी, 1993 तक, 1993 तक, ये बात आप याद रखिएगा। 1993 तक मंत्री परिषद की सलाह पर ही नियुक्ति की जाती थी, करते राष्ट्रपति जी थे बिल्कुल नियुक्ति। अब सबसे पहले इस नियुक्ति पर पहला पत्थर कब पड़ा, पहली चोट कब पड़ी? पहली चोट पड़ी, एक केस था एसपी गुप्ता। कौन सा केस था? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, 1983 का केस था। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। देखिए, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु मैंने सोचा बता देना चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट है, हो सकता है, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप न्यायाधीश का ही कुछ न्यायाधीश से संबंधित, जज से संबंधित, लॉ से संबंधित ही कुछ पढ़ाई कर रहे हो तभी ये जजमेंट पूछे जाएं आपसे। सिविल सर्विस में भी ये जजमेंट पूछ लिए जाती है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। अगर आपके से कुछ पूछा जाता है और आप ये रेफरेंस दे देते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और प्रीलिम्स में तो सीधे तौर पर स्टेट लेवल में भी और यूपीएससी में भी पूछ लेते हैं, सामने दे देंगे एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ और दे देंगे, आगे डाल देंगे जो भी कि क्या वाद था इससे संबंध। तो ये ट्रांसफर से संबंधित था। ट्रांसफर किससे संबंधित था? ट्रांसफर से संबंधित था, क्योंकि ट्रांसफर किया जा सकता था, राष्ट्रपति जी कर सकते थे ट्रांसफर। राष्ट्रपति जी के पास ये पावर थी, वो ट्रांसफर कर सकते थे, करते सलाह पर ही थे परंतु कर सकते थे। तो उन्होंने कई बार ट्रांसफर कर दिया। उस समय जब ये केस निकला तो ये बात की यहाँ पर लगातार एक ही राज्य में कई बार ट्रांसफर कर दिया, तो ये बात उभर कर आई कि बेस क्या है, ऐसे कितने बार बार ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहली चोट ये लगी एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद में, चोट एक ये लगी। यहाँ से बात उठनी शुरू हो गई नियुक्ति के बारे में, चीज़ों को लेकर कि भाई मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्ति होती है तो कैसे पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करेगा, कहीं ना कहीं दबाव रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ उठ गई। तो पहला जजमेंट, आप लगातार 4 जजमेंट इससे बहुत महत्वपूर्ण है नियुक्ति इसको लेकर। पहला जजमेंट तो यही है, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, 1983 का केस है। अब दूसरा आया जहाँ से कॉलेजियम सिस्टम उभरा। देखिए, पूरा मैंने आपको पढ़ाया, कहीं भी कॉलेजियम शब्द का यूज़ नहीं है संविधान में, परंतु जो नियुक्ति की जाती है वर्तमान में अभी भी कॉलेजियम के हिसाब से की जाती है। 1993 में कॉलेजियम वर्ड आया। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, अलग अलग तरीके के न्यायाधीश होते हैं। हम इसके बारे में बात भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, परंतु यहाँ जितना ज़रूरी है उतना देख लीजिए। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से जो न्यायाधीश थे उनकी अपनी परिषद, उनकी संस्था थी। उन्होंने कहा तब 1993 में
ये कॉलेजियम शब्द निकल कर आया। कॉलेजियम की भाई नियुक्ति इस तरीके से होनी चाहिए कि हम आपको परामर्श दें, हम बताएं नियुक्ति कि ये आप इसको नियुक्त कीजिए, हम भेजेंगे चीज़ों को। तब कॉलेजियम वर्ड निकल कर आया 1993 में। सिर्फ आप याद रखिएगा, ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ चीज़ों को लेकर, ऊपर ऊपर से, क्योंकि केस कई बार पूछे गए हैं, पूछ लिए जाते हैं सीधे तौर पर। तो 1993 में कॉलेजियम वर्ड निकल कर आया। कह सकते हैं कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत आप कह सकते हैं 1993 से आप कह सकते हैं, ठीक है। अब 1993 से कॉलेजियम वर्ड निकल कर आया। हम कॉलेजियम सिस्टम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होना शुरू हो गई। तो दो बात देखी हमने, एक तो देखा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, पहला केस देख लिया 1993 का, 1983, ठीक है भाई, गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, इंसान है। तो हमने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस देखा। दूसरा 1993 में हमने कॉलेजियम सिस्टम को देखा। अब के.आर. नारायण राष्ट्रपति थे। के.आर. नारायण जी राष्ट्रपति जी थे 1998 में, आई थिंक, अगर मैं सही कह रही हूँ तो 1998 में के.आर. नारायण जी राष्ट्रपति जी थे। उनके द्वारा अनुच्छेद 143 के आधार पर, अब 143 में क्या है, 143 में है कि राष्ट्रपति जी परामर्श ले सकते हैं उच्चतम न्यायालय से। तो उन्होंने पूछा बड़े पोलाइट वे में, देखिए पूछा उन्होंने, राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने पूछा कि क्या जो कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर जिसका भी नाम भेजा जाता है कि इसको बनाए आप मुख्य न्यायाधीश, तो क्या उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ बात निकल के आई कि हाँ बिल्कुल पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है, परंतु जब दूसरी बार भेजेंगे, पुनर्विचार के लिए आपने भेज दिया, पुनर्विचार के बाद जब दूसरी बार भेजेंगे तब उस व्यक्ति को बनाना पड़ेगा। अगर वापस वही नाम गया, अगर बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु पुनर्विचार के वापस जो नाम बाद जो नाम गया है आपको उसको बनाना पड़ेगा। तीन केस देख लिया। अब हमने पहला केस देख लिया एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, 1993 में कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत, और हमने के.आर. नारायण 1998 1998। तो ये तीन केस देख लिए। अब बहुत 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 इम्पोर्टेंट, जब देखिए 2014 से पहले भी न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में जिक्र हुआ था, परंतु उस समय लोकसभा भंग हो गई थी। तो आपको पता है कि जब लोकसभा भंग हो जाएगी, लैप्स हो जाएगा वो विधेयक, तो वो उस समय समाप्त हो गया। क्लियर। इससे संबंधित कि कब कौन सा विधेयक समाप्त हो जाता है, ऐसी क्या सिचुएशन बनती है, हमने पार्लियामेंट में पूरी बात की हुई है। क्लियर है। और इससे संबंधित कि कब विधेयक लैप्स हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है, हमने आर्टिकल्स भी जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। नहीं अगर आपको पता थी कि कब विधेयक लैप्स हो जाता है, कब समाप्त हो जाता है, तो आप जाकर देख लीजिए। हम बात यहाँ कर रहे हैं न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में, न्यायिक नियुक्ति आयोग बना, यहाँ बात ये की गई कि देखिए संविधान जो जजों की नियुक्ति की जाती है, अब उसमें सारे तो कहीं ना कहीं उनसे संबंधित होते हैं। जो कॉलेजियम सिस्टम में जो पैनल है उसमें सारे न्यायाधीश ही होते हैं, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया से संबंध रखने वाले वहीं के अपने लोग होते हैं। ये तो नैसर्गिक न्याय के भी खिलाफ है, चीज़ों के खिलाफ है कि भाई आप ही लोग अपने यहाँ पर अपने आप नियुक्ति कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी को सिर्फ इतनी तो पावर है कि हाँ वो बस एक बार वापस भेज सकते हैं, और एक बार भेजने के बाद वो दोबारा नहीं भेज सकते, तो सिर्फ इतनी सी पावर है। तो 2002 में M.N. वेंकटचलैया ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, यानी कि पहले रहे थे, रिटायर हो गए थे। तो M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया। उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये चीज़ सही नहीं है। देखिए अध्यक्षता उन्होंने ही की थी और वो खुद मुख्य न्यायाधीश रहे थे, तो चीज़ें कहीं ना कहीं तो उन्होंने रिव्यू किया होगा। बिल्कुल, हमने इसके बारे में जिक्र अपने पार्लियामेंट सिस्टम में भी किया है कि संविधान समीक्षा आयोग बना था, तो 2002 में बना। उन्होंने भी यही बात कही कि ये चीज़ सही नहीं है।
तब क्या न्यायिक नियुक्ति आयोग की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं वहाँ से शुरू हो गई कि भाई एक अलग से पैनल होना चाहिए जो न्यायाधीशों को नियुक्त करे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करे। अब क्या हुआ, न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 से पहले भी विधेयक लाया गया था। उस समय पक्ष विपक्ष के चक्कर में वो विधेयक नहीं हो पाता था पास। लोकसभा 2014 में भंग हो गई। 2014 में जब चुनाव हुए, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, वो कुछ समय बाद ही इस न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित विधेयक को ले आई। 121वां विधेयक संविधान संशोधन का विधेयक था। 121 121 कितना था, 121। तो 121 2 महीने के अंदर ही अंदर, मतलब बहुत जल्दी से, क्योंकि जो बहुत जल्दी ही, मतलब इससे जल्दी मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब तक इससे जल्दी, मतलब जितना भी अगर हमने चीज़ें देखी हैं, जितना भी मैंने नॉलेज लिए, तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि इससे जल्दी कोई विधेयक पारित किया गया होगा दोनों सदनों के द्वारा। तो बहुत जल्दी कुछ ही समय में ये विधेयक पारित कर दिया गया, न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो इसको पारित किया गया, लोकसभा से भी पारित कर दिया गया, राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। अब इसके लिए आधे से ज़्यादा, यानी कि आधे राज्यों से एक ज़्यादा हो गया, तो आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति की आवश्यकता थी। जब दोनों ने पास कर दिया तो ये अनुमोदन के लिए गया। अनुमोदन, यानी कि अनुमोदन, याद रखिएगा, अनुमोदन की आवश्यकता थी। अनुमोदन वर्ड आएगा तो अनुमोदन की आवश्यकता थी। जैसे ही सबसे पहले जैसे ही राज्यों के पास गया, जैसे ही 15 के बाद 16वें राज्य ने इस पर साइन किए, उसके बाद ये राष्ट्रपति के, क्योंकि आधे से एक भी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा की यानी कि एक भी ज़्यादा हो गया, तब हाँ भाई समर्थित है, फिर ये राष्ट्रपति जी के पास चला गया। राष्ट्रपति जी ने 31 दिसंबर 2015 को इस पर अपने साइन कर दिए। 31 दिसंबर 2014 पर इसमें साइन कर दिए। देखिए ये विधेयक लाया 2014 में गया था, 31 दिसंबर फाइनल तौर पर राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन कर दिए। 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आ गया। क्योंकि कोई भी, आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि कोई भी विधि तभी कोई भी एक्ट का रूप तभी धारण करती है जब तक राष्ट्रपति जी उस पर अपने साइन न करते। और ये बना हमारा 99वां संविधान संशोधन। बिल था 121वें नंबर का, परंतु संविधान संशोधन कौन सा किया गया, 99वां संविधान संशोधन किया गया। अब आ गया, ये अस्तित्व में आ गया। इसके ऊपर जो एक कॉलेजियम वाले थे, अब सबको ही बुरा लगता है कि भाई हमारी चीज़ें कम हो गई, इन्होंने इस पर उंगली उठानी शुरू कर दी। ठीक है, अब उंगली उठानी शुरू कर दी, चीज़ें पहुंच गई कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में गई। उन्होंने बताया कि आपने ये जो सिस्टम शुरू करा है, उन्होंने पूछा, मतलब आपको पता है कि पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं कि भाई आप चीज़ें कर रहे हैं कहाँ तक सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, वो किसके आधार पर निकल कर आया था। केशवानंद भारती विवाद हमने बात करी थी, तो वहाँ पर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत निकल कर आया था। और भी बहुत सारे बात देखे थे हमने, तो यहाँ पर बात की गई आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर ये जो 99वां संविधान संशोधन था, इसको इनवैलिड करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वर्तमान स्वरूप भी जो नियुक्ति की जाती है, वो भी अभी तक भी कॉलेजियम के आधार पर ही होती है। अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि अब तक तो लाया नहीं गया, अब आगे चल के बदलाव हो जाए, तो कह नहीं सकते। तो इसको 99वां संविधान संशोधन क्यों रद्द किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर, कौन सा, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर 99वां आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, और साथ ही शक्ति पृथक्करण, यानी कि अगर
आधारभूत ढांचे के अंतर्गत ही है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या आधारभूत ढांचा जो भी आ जाए या दोनों ही आ जाए, ब्रैकेट में लिखकर पहले लिखकर आ जाए आधारभूत ढांचा और उसमें ब्रैकेट में शक्ति पृथक्करण, तो आपको बिल्कुल हाँ कि इसी के आधार पर 99वां संविधान संशोधन 99th संविधान संशोधन के द्वारा NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC को समाप्त कर दिया गया, बनाया भी गया, समाप्त भी कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें ठीक है, इसमें न्यायाधीश भी थे, परंतु इसमें विधि मंत्री जो थे उनको भी नियुक्त, जो हमारे न्यायिक नियुक्ति आयोग था इसमें विधि मंत्री को भी नियुक्त किया गया था। विधि जो 6 सदस्य होते थे इसमें, हमारे NJAC में न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्य होते थे। 6 सदस्यों में से एक विधि मंत्री भी थे, विधि मंत्री थे। अब विधि मंत्री तो कहीं ना कहीं मंत्री परिषद से संबंधित है। जब कोर्ट ने पूछा कि ठीक है आपने किस तरीके से कार्य किया है, तो सारी बातें रखी गई, सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी गई। इसमें क्या बात उठी कि एक बात उन्होंने पूछा कि जो 6 सदस्यों में से बहुमत के द्वारा फैसला होगा, यानी कि अगर 4 लोग भी पक्ष में हैं, 4 लोग भी पक्ष में हैं कि इस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना चाहिए, तो उसके नाम को भेज दिया जाएगा ऊपर, भेज दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के सामने कि राष्ट्रपति जी, क्योंकि नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी करते हैं ना, ये बात याद रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। तो बिल्कुल सिफारिश कर दी गई किसी एक व्यक्ति की बहुमत के आधार पर कि आप इस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बना दीजिए। अब एक बात और है, आपको पता है KR नारायण जी का केस, वहाँ पर बात निकल कर आई थी कि बिल्कुल पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अब जब पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाएगा, जब पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाएगा, तब क्या था? तब ये था कि सभी जो हैं सदस्य, सभी की सहमति होना आवश्यक है उसके नाम पर। अब उनमें से एक तो थे विधि मंत्री मंत्री परिषद से भी संबंधित थे, और वो अपनी, अगर वो हाँ भरेंगे ही नहीं उस सदस्य के नाम पर, तो कैसे नियुक्ति होगी उसकी? तो हुआ ना ये शक्ति पृथक्करण, क्योंकि कहीं ना कहीं पृथक्करण, अब आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ, क्योंकि मंत्री परिषद भी है, वो संसद से भी संबंधित है, कार्यपालिका से भी संसद है संबंधित है, विधि मंत्री जो है मंत्री है ना, और वो न्यायपालिका में भी आकर बैठ गए, चले गए न्यायपालिका में भी, वहाँ भी इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हुए ना शक्ति पृथक्करण का क्या तात्पर्य? आप अपने शक्ति के क्षेत्र में अलग हैं, हम अलग हैं, परंतु यहाँ तो मिक्सअप हो रहे हैं, मिक्सचर हो रहा है एक साथ, इस इंटरफेयर कर रहे हैं, वहाँ वो यहाँ पे, वो वहाँ पर, वो इस तरीके, वो उनके क्षेत्र में जा रहा है, वो उनके क्षेत्र में जा रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है चीज़ें। अब वो हाँ करेंगे ही नहीं, उनको ऐसा लगेगा ही कि विधि मंत्री सोचेंगे भाई ये हमारे सरकार के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये तो बार बार अड़ंगे लगाएगा आधारभूत ढांचे के क्योंकि आधारभूत ढांचे को जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से बात की गई है कि आधारभूत ढांचे का निर्णय समय समय पर करता कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। संसद कुछ भी कर ले, अमेंडमेंट कर ले, चीज़ें कर ले, सब कर सकते हैं, परंतु अगर वो आधारभूत ढांचे के खिलाफ है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। तो ये चीज है। तो क्या सोचेंगे विधि मंत्री कि नहीं इसको नहीं बनाएंगे, वहाँ हामी भरेंगे ही नहीं। अगर पुनर्वलोकन के लिए दोबारा भेज दिया राष्ट्रपति जी ने पुनर्विचार के लिए जो वापस जाएगा, तो उसमें फिर सारे ही सदस्यों की सहमति होना चाहिए, तब वो सदस्य बनेगा। पहले तो बहुमत होना चाहिए, परंतु पुनर्विचार के लिए वापस भेजा गया है तो सारे सदस्यों की। अब विधि मंत्री सोचेंगे नहीं भाई मंत्री परिषद से चीज़ें करेंगे, क्योंकि आपको पता है अंदर खाने ये चीज़ें होती हैं, तो कि नहीं ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा, हम कोई अमेंडमेंट लाए, हमने चीज़ें करी और इसने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर उनको खारिज कर दिया, फिर इसलिए इस व्यक्ति के नाम पर हामी भरो ही मत, अनुमति दो ही मत, किसी और को बनाओ। तो ये चीज़ें वहाँ पर
कहीं ना कहीं चीज़ें आपस में टकराने लगी। तो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर शक्ति पृथक्करण का आधार लेकर 99वें संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। तो आई थिंक जो मैंने आपको समझाना चाहा है आपको समझ में आया होगा। और आज हम जो देखते हैं वो कॉलेजियम के आधार पर, अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है, उसमें किस तरीके से नियुक्ति होती है, ये सारी बातें हम एक अलग चैप्टर में कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, फिर बोर हो जाएंगे आप सब। तो अब क्या है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति जो की जाती है वो किसी भी दशा में, स्थिति कोई भी हो, राष्ट्रपति जी सलाह लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की, है ना। क्लियर तौर पे बात है। और अब भी याद रखिएगा, अभी तक भी कॉलेजियम सिस्टम ही चला आ रहा है। आगे बदल जाए, आगे कोई न्यायिक नियुक्ति आयोग नई तरीके से उनकी खामियों को दूर करके दोबारा बना दे तो कह नहीं सकते, परंतु अभी तक कॉलेजियम के आधार पर ही अपॉइंटमेंट, मतलब कॉलेजियम के आधार पर ही नियुक्त किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि इसको बनाई है। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो अपडेट होते रहेंगे करंट अफेयर्स के तहत। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।